बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान और हस्ब वादा मैं मौजूद हूं आपके सामने पाकिस्तान के मुंतखब शुदा आज के जो टॉप 3 अंग्रेज़ी अखबार हैं उनके एडिटोरियल्स के साथ। जो उसमें अहम तरीन एडिटोरियल्स थे वो आज मैंने उसमें से मुंतखब किए हैं और उनमें से हम पॉइंट वाइज मैं आपको बताती चलूँगी कि आज एडिटोरियल्स में क्या ख़ास बातें हैं। डॉन न्यूज़ से शुरू करते हैं। आज 23 अक्टूबर 2020 के डॉन न्यूज़ के एडिटोरियल में, जो कि अफ़गान हाई प्रोफाइल विज़िट एक्सचेंजेस के ऊपर था कि अफ़गानिस्तान से बहुत से लोग यहाँ पर पाकिस्तान आए दौरा करने और पाकिस्तान से भी बहुत सी मुलाकातें वहाँ होती रही हैं, उस पर बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन मुआहदे के असरात, दूर रस असरात जल्द मुरतब हों। इसके लिए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आए। इसके लिए ये ताल्लुकात जो कि दो तरफ़ा भी हैं और इसके अलावा इसमें बाकी क़ुव्वतें भी कभी कभी शामिल हो जाती हैं, बहुत ज़रूरी हैं। फिर वो फ़ौरन आते हैं गुलबदीन हिकमतयार के विज़िट पे। गुलबदीन हिकमतयार का नाम किसी तारुफ को मोहताज नहीं है। उनके हवाले से हम एक अरसा दराज से हम जानते हैं कि वो अफ़गानिस्तान के एक लॉ वार्ड भी रहे हैं, जंगों में रहे हैं, सोवियट्स के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सख्त लड़ाई लड़ी है। अखबार का ये कहना है कि उनका दौरा बहुत दिलचस्प रहा, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो अफ़गान उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं और अफ़गानिस्तान के तमाम तर हालात को पिछले कई दहाइयों से कवर भी करते आ रहे हैं मुख्तलिफ़ अखबारों के लिए, मुख्तलिफ़ मीडिया हाउसेस के लिए। उन्होंने उसको भरपूर कवरेज भी दी, उन्होंने उस पर बहुत बात भी की। और साथ ही अखबार ये भी कहता है कि गुलबदीन हिकमतयार एक बहुत दिलचस्प कैरेक्टर हैं। उनको अरसा दराज से हम मुख्तलिफ़ बहरूप में देखते हैं, मुख्तलिफ़ रूप में देखते हैं, चले एक अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं कि कभी वो वज़ीर आज़म भी रहे हैं, कभी वो मुजाहिदीन की कमान करते हुए भी नज़र आए हैं सोवियट्स के अगेंस्ट, और अब उन्हें हिज़्ब इस्लामी के लीडर के तौर पे एक कबायली मशर यानी कबायली बड़े के तौर पे देखा जा सकता है, जो कि अपने मुल्क में एक हैसियत रखते हैं। पॉइंट नंबर 3 की जानिब आते हैं। हिकमतयार का इस दौरे में क्या कहना था। उनका दौरा जो अखबार ने अपने अंदाज से बताने की कोशिश की, हुई कहते हैं कि हिकमतयार का कहना था कि अफ़गानिस्तान अफ़गानी अमन का मुंह तभी देख सकते हैं जब अमरीकी चले जाएं और उसके साथ साथ तमाम बैरूनी ताकतें अफ़गानिस्तान की सरजमीन को खाली कर दें और उसके बाद अफ़गान अपनी किस्मत का फ़ैसला करें। यहाँ पर एक मरतबा फिर एक छोटा सा तंज किया है इस डॉन अखबार ने गुलबदीन हिकमतयार पे कि गुलबदीन हिकमतयार वो हैं जो इस वक्त अमन की बात कर रहे हैं, मगर ये वही हैं जिन्होंने अफ़गानी जंगजुओं को और अफ़गानिस्तान की सरजमीन को हर उस ताकत के साथ मिलाने का अज़्म किया, या वो हर उस ताकत के साथ गठजोड़ करते रहे हैं जो सोवियट्स के अगेंस्ट अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर लड़ने आए। ये इसको एक सरकाज़म लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। येस, इट वाज अ सरकाज़म बाय डॉन ऑन गुलबदीन हिकमतयार। या पॉइंट नंबर 4 कहता है कि अखबार ये कहता है कि दुनिया ने देखा कि सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद अफ़गानिस्तान ने हर चीज़ देखी मगर अमन नहीं देखा, स्टेबिलिटी नहीं देखी। और अखबार ये भी कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ कि सोवियट्स के जाने के बाद भी वहाँ मुजाहिदीन के धड़े तकसीम हो गए और उन्होंने ताकत के हुसूल के लिए हर वो काम किया जिसने अफ़गानिस्तान को कमज़ोर किया। और यहाँ भी वो गुलबदीन हिकमतयार को इसका मुर्द इल्ज़ाम काफ़ी हद तक ठहराते हैं, ये कहते हुए कि 2 बार वज़ीर आज़म ये रहे और इनका दूसरा जो दौरे हुकूमत था 1996 में, जब काबुल गिर गया, काबुल ने घुटने टेक दिए तालिबान के सामने, वो भी गुलबदीन हिकमतयार का दौरे हुकूमत था। और 9/11 के बाद गुलबदीन हिकमतयार जो थे वो रूपोशी के आलम में थे, गुमनामी के आलम में थे। फिर अशरफ गनी के कहने पर ये रिसरफेस हुए, ये सामने आए और इन्होंने अवामी सियासी धारे का हिस्सा बनना मंजूर किया। पॉइंट 5 कहता है कि डॉन अखबार के मुताबिक हिकमतयार के मुतालबे के मुताबिक बैरूनी ताकतें फ़ौरन मुल्क छोड़ दें, मगर ऐसा करने से बहुत बड़ा खला पैदा होगा और एक मौजूदा सियासी हुकूमत जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त कायम है, गो के उस हुकूमत पर बहुत सारे सवालिया निशान है, मगर अखबार के मुताबिक उस हुकूमत के चलते रहने के लिए एक डिसिप्लिन्ड, एक मरहलावार तरतीब के साथ बैरूनी ताकतें अगर जाएँ तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। यहाँ पे पॉइंट 6 कहता है कि अफ़गानिस्तान की तबाही की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है इसके अपने लोगों पर, इसके अपने मुजाहिदीन पर, इसके अपने खाना जंगी करने वाले और उनके असबाब पैदा करने वालों पर। बैरूनी ताकतों ने इस सरजमीन को शतरंज की बसात के तौर पर इस्तेमाल किया और आखिर में वो ये कहते हैं कि सबको अफ़गानिस्तान के मैदान से निकलना होगा, अफ़गानी अपनी किस्मत का खुद फैसला करें।
ظاہر ہے پاکستان بھی یہی کہتا ہے، افغان لیڈ افغان اونڈ پیس پروسیس کا نعرہ سب سے پہلے پاکستان نے ہی بلند کیا، اور آج اگر پیس پروسیس ہونے جا رہا ہے اور اس میں افغان گورنمنٹ بیٹھی ہے تو اس کا بہت بڑا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. یہ ہم نہیں کہتے، یہ پوری دنیا کہتی ہے. ان کے دوسرے ایڈیٹوریل کی جانب آتے ہیں جو کہ ہے بچوں کی میل نیوٹریشن کے حوالے سے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے عمران خان صاحب نے اپنی جو سب سے پہلی تقریر تھی حکومت میں آتے ہی اگست 2018 میں اس پہ بات کی تھی، اور اس حوالے سے اخبار انہیں یہ کریڈٹ بھی دیتا ہے کہ 2 سال لگے مگر پھر بھی انہوں نے 9 ڈسٹرکٹس میں احساس نشو و نما کے پروگرامز شروع کیے، اس کی وجہ سے کافی بہتری آئی، مگر یہ کافی نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس وقت سٹنٹڈ بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کا مستقبل خطرے میں ہے، کیونکہ کم غذا کی وجہ سے خواتین کے اندر جو جسمانی نقائص رہ جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ انہی نقائص کے ساتھ بچے پیدا کرتی ہیں، انہی نقائص کے ساتھ وہ پورے خاندان کو سنبھالتی ہیں اور ایک کمزور خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اس وقت میں اگر آپ کو فگرز کے حوالے سے آگاہ کروں، 48% بچے خیبر پختونخوا میں، 45% بچے سندھ میں، 46% بچے بلوچستان میں، اور جی بی میں 36% بچے پنجاب میں، 31% بچے آزاد کشمیر میں، اور 32% بچے اسلام آباد میں سٹنٹڈ ہیں، مگر کوئی ایکشن نہیں ہے. اس کے حوالے سے حکومت سے یقیناً درخواست ہوگی کہ وہ میل نیوٹریشن کے اوپر خصوصی توجہ جیسے وہ ابھی بھی دے رہے ہیں وہ اس کے اوپر مزید ایک اکراس دا بورڈ ایک ایکشن لے. یہاں اخبار کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح سے سرگرم نہیں ہیں جیسے انہیں ہونا چاہیے. اس وقت ایک سیاسی بالادستی کے لیے ہر پارٹی جان توڑ سر توڑ کوشش کر رہی ہے، مگر ملک کے مستقبل کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا کہ غذائی قلت انہیں کس نہج پر لا کر کھڑا کر سکتی ہے. اس بات سے میں بھی ایگری کرتی ہوں. چلتے ہیں دی نیوز کی جانب. دی نیوز کے آج میں آپ سے 5 پوائنٹس ڈسکس کروں گی. کورونا کی دنیا بھر میں واپسی، جیسا سوچا تھا ویسا نہیں ہوا. کیسا نہیں ہوا؟ ہم نے یا دنیا نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا، مگر حقیقت یہ ہے کہ کورونا کی دنیا بھر میں ایک اور خطرناک واپسی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. پاکستان میں اس کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں، اور اخبار یہ کہتا ہے دی نیوز آج کے ایڈیٹوریل میں کہ جیسا سوچا تھا پاکستان نے ویسا نہیں ہوا. ٹو سم ایکسٹینٹ ویسا کیوں نہیں ہوا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں. اخبار کہتا ہے کہ مزید اموات کا ڈر ہے، اور مزید اموات کے ڈر کے اس سٹیٹمنٹ کو انہوں نے جوڑا ہے اسد عمر سے. اسد عمر کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس تمام تر جو اپ سرج ہے دوبارہ سے کرونا کی انفیکشن کیسز کا اور اموات کا، اس کے لیے عام لوگ بہت حد تک ذمہ دار ہیں. میں بھی اس سے اگری کرتی ہوں کہ ہاں عام لوگوں نے SOPs کا جو استعمال چھوڑ دیا، فیس ماسک کا استعمال چھوڑ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ خود بخود چلتے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوا. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہم جون میں 6000 کیسز پر تھے ڈیلی پازیٹیو کیسز، اور ٹیسٹنگ کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر سپٹمبر اور اکتوبر میں یہ تعداد گھٹ گئی تھی. مگر آج پھر سے ایک تعداد زیادہ دیکھی جا رہی ہے. 600 کے قریب پازیٹیو کیسز اب ڈیلی بیسس پر آ رہے ہیں. کچھ دن پہلے ایک رات میں 20 لوگوں کی اموات ہوئی، جو کہ یقیناً ایک مذاق کی بات نہیں ہے. یہاں پر انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی بتایا ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہ اگر عام لوگوں نے احتیاط نہ کی تو دوبارہ لاک ڈاؤن اور پابندیوں کی جانب جانا پڑے گا، جو کہ یقیناً معیشت کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پہلے بھی لاک ڈاؤن کا فیصلہ جو تھا وہ مؤخر کیا گیا، اور اب تو اس لیے بھی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ پہلے ہی جو زخم شدہ معیشت تھی، نقصان شدہ معیشت تھی، اس کو ابھی اس طرح سے ٹھیک کیا ہی نہیں گیا کہ دوبارہ سے ایک سٹنٹ کی طرف جایا جائے. لہٰذا اکانومی کے لیے بہتر ہوگا کہ جو لوگ چاہتے ہیں ان کے بزنسز چلتے رہیں، جو لوگ چاہتے ہیں زندگی رواں دواں رہے، انہیں چاہیے چھوٹی سی تکلیف کریں، فیس ماسک لگائیں، ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں، اور سب سے بڑھ کر سوشل ڈسٹینسنگ. لیکن یہاں پہ اخبار کی اس بات کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ وہ جو شادیوں کی گیدرنگز دوبارہ پہلے 50 تھیں، 50 سے 100 ہوئی، 100 کے بعد اب پھر سے ہزاروں پہ چلی گئی ہیں. یقیناً لوگوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہاں پر اخبار کا کہنا ہے کہ ویکسین بن رہی ہے، مگر اس میں مہینے اور سال لگ سکتے ہیں، زیادہ بھی لگ سکتا ہے. تب تک آپ اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور احساس ذمہ داری پیدا کریں. یہاں پہ 5واں پوائنٹ ہے کہ پاکستان پازیٹیو کیسز کی پرسنٹیج 2.58 ہے، جو کسی بھی یورپی ملک سے اس وقت بہت کم ہے، مگر یہ تعداد بڑھ رہی ہے اور مزید بڑھ سکتی ہے. لہٰذا اس کی روک تھام بہت ضروری ہے. کسی بھی قسم کی خوش فہمی کا شکار ہو کر تمام تر SOPs کو مت چھوڑیں.
इस वक्त पॉजिटिव केसेस की तादाद जैसे मैंने आपको बताई 738 केसेस, लेटेस्ट फिगर जो मेरे पास जुमेरात के थे 738, और आज के भी यकीनन इससे ज़्यादा हैं। NCOC के मुताबिक ये तादाद बढ़ रही है। एक मरतबा फिर अखबार ने ऐसे तमाम इदारों को कोट किया है जिनके पास तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, तो हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ट्रिब्यून अखबार ट्रिब्यून अखबार का आज एडिटोरियल बहुत सख्त है जी, और उन्होंने मईशत के हवाले से, बिजनेस के हवाले से वज़ीर आज़म को आईना दिखाने की कोशिश की है। उनका ये कहना है, एक बड़े खालिसतन घरेलू, जैसे खातून नहीं घरेलू अंदाज में तंज करती, पहली बार थोड़ी है कि तुम ये बता रहे हो, पहली बार थोड़ी है कि तुम ये झूठ बोल रहे हो, तो उस तरह का आज तंज किया एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने वज़ीर आज़म इमरान खान के उस ट्वीट पर जिसमें उन्होंने मईशत को बेहतरीन रास्ते पर गामजन करने का दावा किया था। और ये दावा उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि 26 माह में अखबार के मुताबिक उन्होंने ऐसे लातादाद दावे किए हैं और इसकी कोई तुक नहीं बनती थी दोबारा से इस तरह कहना, क्योंकि उसमें वज़ीर आज़म ने स्टेट बैंक रवां साल के पहले 3 माह में स्टेट बैंक को कोट करते हुए बताया कि रिकॉर्ड सरप्लस जो है वो जमा हुआ है 792 मिलियन डॉलर्स का। और ये दावा नहीं है, यकीनन 792 मिलियन डॉलर्स की जो सरप्लस है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके दो बहुत बड़े मुहारिकात थे। एक, एक्सपोर्ट्स में इजाफा, मंथ ऑन मंथ की टर्म आपने सुनी होगी, हमने जितना बिजनेस की स्टडीज़ की हैं उसमें मंथ ऑन मंथ का मतलब है कि माहाना तज्ज़िये और तकाबली जायज़े उनका आपस में मवाजना, सेल और परचेज़ में जैसे किया जाता है, तो हर महीने का एक तकाबली जायज़ा किया जाता है, उसको मंथ ऑन मंथ कहा जाता है, जो इस एडिटोरियल में इस्तेमाल की गई है टर्म। उसके मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने बहुत पैसा भेजा फॉरेन रेमिटेंसेस के मद में, और एक्सपोर्ट्स में इजाफा, ये दो चीज़ें थी जिन्होंने इस सरप्लस को रिकॉर्ड का नाम दिया। अखबार कहता है कि इमरान खान साहब 29% इजाफा एक्सपोर्ट्स में और 6.2% सालाना के हिसाब से एक्सपोर्ट्स की रेशो बहुत बेहतर है। ख़ास तौर पर अगर कोरोना को भी मद्देनज़र रखा जाए, पाकिस्तान इज़ डूइंग गुड नो डाउट, लेकिन आप फॉरेन रेमिटेंसेस को कैसे काबू कर सकते हैं? वो तो मंथ ऑन मंथ के हिसाब से हर महीने मुख्तलिफ होंगी। तो क्या आपके पास कोई ऐसे ठोस इकदाम हैं कि आप इस सरप्लस को बरकरार भी रखें और अपने दावे को भी बरकरार रखें? तो नाज़रीन, ये थे आज के 3 अखबार और उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स। हमने आज आपको इदारी उनके पढ़ के सुनाए। उम्मीद है कि कुछ एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाई होगी। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी आपके साथ। अखबारात मज़ीद क्या कहते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।